आज हम एक ऐसे अदालती फैसले पर बात करने वाले हैं जो कानून से ज्यादा मतलब इंसानियत और इंसाफ के एक बहुत ही बुनियादी सवाल से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि क्या कोई पत्नी अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है अगर पति के बेरोजगार होने की वजह पत्नी का ही परिवार हो। ये एक ऐसा सवाल है जो आप यूं समझ लीजिए कानून की किताबों और असल जिंदगी की सच्चाइयों के बीच की एक बहुत महीन रेखा पर खड़ा है। हाँ, एक तरफ पत्नी की जिम्मेदारी है तो दूसरी तरफ एक ऐसा सच है जो किसी के भी होश उड़ा दे। बिल्कुल। हमारे पास इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक हालिया फैसला है जो सीधे सीधे इसी सवाल से टकराता है। ये मामला एक ऐसे पति का है जिसके कमाने की काबिलियत को पत्नी के ही घर वालों ने एक जानलेवा हमले में खत्म कर दिया। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि जब कानून का सामना ऐसे अजीब हालात से होता है तो इंसाफ अपना रास्ता कैसे निकालता है। ये वाकई एक बहुत ही अनोखा केस है। आमतौर पर पति का अपनी पत्नी की देखभाल करना, उसका खर्चा उठाना एक कानूनी और कह सकते हैं सामाजिक जिम्मेदारी मानी जाती है जी। लेकिन इस मामले में अदालत के सामने जो हालात थे वो किसी ने सोचे भी नहीं होंगे। हमारे स्रोत बताते हैं कि यह केस नीरज कुमार मौर्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का है और इसका फैसला इसी साल 22 जनवरी को आया है। अच्छा। आज हमारी कोशिश यही समझने की होगी कि जब कानून के लिखे हुए नियम और इंसान के किए हुए काम आमने सामने आ जाएं तो होता क्या है। चलिए कहानी को एकदम शुरू से पकड़ते हैं। मामला शुरू होता है जब एक पत्नी निचली अदालत यानी ट्रायल कोर्ट में गुजारा भत्ते के लिए एक अर्जी देती है। सेक्शन 125 के तहत, है ना? हाँ बिल्कुल, जिसे हम आमतौर पर सेक्शन 125 कहते हैं, उसी के तहत। हाँ, और यहीं पर पहली चौंकाने वाली बात सामने आती है। ट्रायल कोर्ट ने पत्नी की उस अर्जी को खारिज कर दिया। खारिज कर दिया? जी, अपने आप में एक बड़ी बात थी क्योंकि आमतौर पर ऐसे मामलों में कम से कम शुरुआती तौर पर अदालतें महिलाओं का पक्ष लेती हैं ताकि उनकी फौरन मदद हो सके। तो जाहिर है पत्नी इस फैसले से खुश नहीं थी। उसने हाई कोर्ट में अपील की और कहा कि निचली अदालत का फैसला गलत है, मनमाना है और जो सबूत उसने दिए उन पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, उन पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ तक तो ये सब एक आम कानूनी लड़ाई जैसा लगता है। लेकिन असली कहानी तो पर्दे के पीछे के उन तथ्यों में है जो दहला देने वाले हैं। और यहीं से ये मामला किसी कानूनी बहस से ज्यादा एक इंसानी त्रासदी जैसा लगने लगता है। स्रोत के मुताबिक पति पेशे से एक क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर था। अच्छा, डॉक्टर था? हाँ, और अपना क्लिनिक चलाता था। वो आर्थिक तौर पर पूरी तरह से मजबूत था और अपनी पत्नी का खर्च उठाने की पूरी हैसियत रखता था। एक कमाऊ पति जो डॉक्टर है, तो फिर गुजारा भत्ता देने से इनकार करने का सवाल ही क्यों उठा? कहानी में पेच कहाँ था? इस डॉक्टर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रखती। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन पत्नी का सगा भाई और पिता 4 और लोगों के साथ पति के क्लिनिक पर आए। 1 मिनट, उसके क्लिनिक पर जहां वो काम करता था, मरीज देखता था? जी हाँ, ठीक उसी जगह पर। वहां आकर उन्होंने पहले पति को गालियां दी, जान से मारने की धमकियां दी और जब बात बढ़ी तो पत्नी के भाई ने अपनी पिस्तौल निकाली और पति पर गोली चला दी। क्या कहा आपने? गोली चला दी? अपने ही जीजा पर? जी। ये तो किसी फिल्म की कहानी लग रही है। ये कोई मामूली घरेलू झगड़ा नहीं रहा, ये तो एक संगीन जुर्म बन गया। बिल्कुल। इसके बाद क्या हुआ? वो डॉक्टर ठीक तो है? इसका असर बहुत ही भयानक और कह सकते हैं स्थायी था। सोर्स में इसकी पूरी जानकारी है। गोली सीधे पति की रीढ़ की हड्डी में जा लगी। ओह। जिससे उसे स्पाइनल कॉर्ड में बहुत गहरी चोट आई। तो क्या डॉक्टर उस गोली को निकलवा नहीं पाए? कोई ऑपरेशन वगैरह? नहीं, और यही इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है। मेडिकल सलाह यह थी कि गोली को निकालने की कोई भी कोशिश पति की जान ले सकती है। मतलब वो गोली हमेशा के लिए शरीर में ही रह गई? हाँ, हमेशा के लिए उसके शरीर का हिस्सा बन गई। और उस चोट का नतीजा ये हुआ कि वो इंसान अब थोड़ी देर के लिए भी बिना सहारे के आराम से बैठ नहीं सकता। अरे बाप रे! इसका मतलब तो ये हुआ कि एक प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर के लिए अपना काम जारी रखना नामुमकिन हो गया होगा। बिल्कुल, वो पूरी तरह से बेरोजगार हो गया। उसकी कमाई का हर जरिया बंद हो गया। सोचिए, एक इंसान जो कभी दूसरों का इलाज करता था अब खुद किसी और की मदद के बिना बैठ भी नहीं सकता। और यही वो असाधारण हालात थे जिन्हें निचली अदालत ने अपने फैसले का आधार बनाया था। यह समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पति की बेरोजगारी उसकी अपनी किसी गलती, नाकामी या मर्जी से नहीं थी। नहीं, ये तो सीधे सीधे पत्नी के परिवार वालों के एक हिंसक हमले का नतीजा थी। ये तो बहुत ही भयानक है। एक इंसान की पूरी जिंदगी तबाह हो गई। अब सवाल ये है कि जब ये दहला देने वाले तथ्य हाई कोर्ट के सामने रखे गए तो क्या उन्होंने निचली अदालत के फैसले को बदला
या उन्होंने भी यही माना कि हालात सामान्य नहीं हैं? देखिए, हाई कोर्ट ने मामले को बहुत गहराई से देखा। सबसे पहले उन्होंने उस आम कानूनी उसूल को माना जो हमारे समाज और कानून की नींव है। अच्छा। अदालत ने कहा कि हाँ, अपनी पत्नी का भरण पोषण करना, उसका खर्चा उठाना पति का एक पवित्र कर्तव्य है, एक सीक्रेट ड्यूटी है। अदालत ने यह भी दोहराया कि एक पति से उम्मीद की जाती है कि वो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाले, भले ही उसके पास कोई पक्की नौकरी ना हो। ये दिलचस्प है। मतलब अदालत ने कानून के स्थापित नियम को पहले माना। इससे ये पता चलता है कि वे किसी पुराने कानून को सिरे से खारिज नहीं कर रहे थे। आपने बिल्कुल सही समझा। लेकिन इसी बात को मानने के फौरन बाद अदालत ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये मौजूदा मामला एक अलग पायदान पर खड़ा है। एक अलग पायदान पर? जी। यहाँ सबसे आकर्षक बात यही है कि अदालत ने आम नियम को मानते हुए भी इस केस की खासियत को पहचाना। उन्होंने माना कि शुरुआत में पति अपनी पत्नी का खर्च उठाने में सक्षम था, उसके पास पैसे भी थे। हाँ। लेकिन उसकी कमाने की क्षमता पूरी तरह से खत्म कर दी गई। और कैसे खत्म हुई? पत्नी के अपने भाई और पिता के आपराधिक काम की वजह से। एक अलग पायदान पर। तो ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, बल्कि अदालत ये कह रही थी कि इस मामले पर आम नियम लागू नहीं किए जा सकते। बिल्कुल। तो उन्होंने क्या निर्णायक उसूल तय किया? वो कौन सी कानूनी लकीर थी जो उन्होंने खींची? यहीं पर अदालत ने कानून का एक बहुत बड़ा और जरूरी उसूल तय किया। ये इस पूरे फैसले का निचोड़ है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अगर कोई पत्नी अपने या अपने परिवार के किसी काम की वजह से अपने पति के कमाने की क्षमता खत्म होने का कारण बनती है, तो उसे उस स्थिति का फायदा उठाने और गुजारा भत्ते का दावा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वाह, ये तो बहुत सीधी और साफ बात है। मतलब ये तो ऐसा हुआ कि आप किसी के घर में आग लगा दें और फिर उसी से मदद मांगे कि आपके हाथ जल गए हैं। बिल्कुल, आपने एकदम सही मिसाल दी। ये इंसाफ के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। कानून की भाषा में इसे क्लीन हैंड्स का सिद्धांत कहते हैं, लेकिन आम भाषा में इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इंसाफ मांगने वाले के हाथ खुद साफ होने चाहिए। अच्छा। अदालत ने कहा कि ये पत्नी के परिवार वालों का बर्ताव था जिसने पति को कमाने में लाचार बना दिया। इसलिए ऐसी पत्नी गुजारा भत्ते की हकदार नहीं हो सकती। तो इसी आधार पर फैसला हुआ? जी, इसी आधार पर हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया और पत्नी की अर्जी को खारिज कर दिया। तो क्या ये अपनी तरह का पहला और अकेला फैसला है, या भारतीय कानून में इस तरह की सोच के लिए पहले से कोई जमीन तैयार थी? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, इस केस के तथ्य भले ही बहुत अनोखे हों, लेकिन ये फैसला हवा में नहीं लिया गया है। अच्छा। ये गुजारा भत्ते से जुड़े उन बड़े कानूनी सिद्धांतों में बिल्कुल फिट बैठता है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट पहले ही तय कर चुका है। स्रोत में ऐसे 2 बड़े मामलों का जिक्र भी है। अच्छा, और वो कौन से मामले हैं? उनसे हमें क्या पता चलता है? पहला केस है 2017 का, कल्याण दे चौधरी बनाम रीटा डे चौधरी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गुजारा भत्ता पार्टियों की हैसियत और पति की भुगतान करने की क्षमता के हिसाब से होना चाहिए। भुगतान करने की क्षमता? हाँ, अदालत को सिर्फ ये नहीं देखना कि पति को कितना कमाना चाहिए, बल्कि ये देखना है कि वो असल में कितना कमाता है और उसकी अपनी क्या जिम्मेदारियां हैं। यानी गुजारा भत्ता कोई मनमानी रकम नहीं हो सकती। ये पति की असलियत और इसकी असली कमाई पर आधारित होना चाहिए, ख्वाबों पर नहीं। बिल्कुल। और दूसरा केस है शमीमा फारूकी बनाम शाहिद खान। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक और गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि पति की जिम्मेदारी जब तक वो कमाने में सक्षम है तब तक है। अच्छा। अगर कोई पति सचमुच कमाने में असमर्थ है, किसी गंभीर बीमारी या अपंगता की वजह से, तो उससे गुजारा भत्ते की उम्मीद नहीं की जा सकती। उसका फर्ज उसकी वास्तविक कमाई क्षमता पर निर्भर करता है। समझ गई? तो नीरज कुमार मौर्य वाले इस केस में पति की वास्तविक कमाई क्षमता तो शून्य हो गई थी। शून्य हो गई थी, और वो भी पत्नी के परिवार के काम की वजह से। तो हाई कोर्ट ने इन पुराने सिद्धांतों को इस नए और भयानक मामले पर लागू करके एक तार्किक फैसला सुनाया। आपने एकदम सही निचोड़ निकाला। ये फैसला कोई नया कानून नहीं बना रहा है, बल्कि ये दिखा रहा है कि हमारे कानून के पुराने उसूल कितने मजबूत हैं कि वो ऐसे अजीबोगरीब हालात में भी इंसाफ का रास्ता दिखा सकते हैं। सही बात है। ये दिखाता है कि हमारा कानून पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि वो हालात के हिसाब से न्याय कर सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या ये पत्नी के साथ नाइंसाफी नहीं है? हो सकता है उसे अपने भाई और पिता के किए की सजा मिल रही हो।
क्या अदालत ने इस बात पर कोई गौर किया कि इस हमले में पत्नी का खुद का कोई हाथ था या नहीं? हाँ, ये एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, अदालत के फैसले में ये कहीं नहीं कहा गया कि पत्नी ने खुद इस हमले की साजिश रची थी। अच्छा। अदालत का फोकस इस बात पर था कि पति के कमाने की क्षमता किसने छीनी। ये काम पत्नी के सगे भाई और पिता ने किया। तो यहाँ कानून का सिद्धांत ये है कि आप उस गलत काम से फायदा नहीं उठा सकते जो आपके परिवार ने किया है और जिसका सीधा असर आपके पति पर पड़ा है। मतलब एक तरह से अगर अदालत यहाँ पत्नी को गुजारा भत्ता दिलवा देती तो ये उस हिंसक काम को नजरअंदाज करने जैसा होता। तो फिर उन लोगों के लिए इसका क्या मतलब है जो शायद ऐसी ही किसी मुश्किल स्थिति से गुजर रहे हों? जरूरी नहीं कि गोली ही लगी हो, लेकिन हो सकता है कि किसी की नौकरी या कारोबार पत्नी या उसके परिवार के दखल की वजह से तबाह हो गया हो। स्रोत इस पर बहुत साफ सलाह देता है। ये फैसला उन पतियों के लिए एक बड़ी मिसाल है जो अपनी पत्नी या उसके परिवार के किसी काम की वजह से या किसी और असली वजह से बेरोजगार हो गए हैं। तो उनके लिए क्या सबक है इसमें? सबसे जरूरी सबक है सबूतों का महत्व। सबूत मतलब सिर्फ अदालत में जाकर कह देना काफी नहीं है कि मैं अब कमा नहीं सकता? बिल्कुल नहीं। अगर किसी की नौकरी चली गई है या कमाई घट गई है तो उसे अपनी मौजूदा आर्थिक हालत और उसके पीछे के कारणों को पूरे तथ्यों और सबूतों के साथ अदालत के सामने रखना होगा। जैसे कि मेडिकल रिपोर्ट, नौकरी से निकाले जाने का पत्र या कारोबार में हुए नुकसान के कागजात। और ये बात सिर्फ ऐसे मामलों पर ही नहीं, बल्कि मान लीजिए कोरोना जैसी महामारी में किसी का काम धंधा चौपट हो गया हो, उस पर भी लागू होती होगी। हाँ, स्रोत में इसका भी जिक्र है। वजह कोई भी हो, अगर आपकी आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा बदलाव आया है तो आपको अदालत को बताना होगा और उसे साबित करना होगा। अदालत खुद हर तथ्य का पता नहीं लगा सकती। ये केस लड़ने वाले लोगों की जिम्मेदारी है कि वे अपनी बात को मजबूती से रखें। गुजारे भत्ते के दावे हमेशा केस के तथ्यों पर निर्भर करते हैं। अदालत हवा में फैसले नहीं लेती। सही बात है। वो सामने रखे गए सबूतों के आधार पर ही कोई हुक्म सुनाती है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत पुराने और बुनियादी उसूल को फिर से स्थापित किया है। कोई भी इंसान अपनी ही गलती का फायदा नहीं उठा सकता। हाँ, और इस मामले में ये उसूल बहुत ही साफ तरीके से लागू होता है। जहां पत्नी के परिवार के कामों ने सीधे तौर पर पति को न सिर्फ बेरोजगार बल्कि अपाहिज बना दिया, अदालत ने पत्नी के गुजारा भत्ते के अधिकार को खारिज कर दिया। ये फैसला दिखाता है कि इंसाफ सिर्फ नियमों की मोटी किताबों में नहीं होता, बल्कि वो हालात, बर्ताव और कॉमन सेंस पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करता है। ये दिखाता है कि कानून की आत्मा उसके शब्दों से ज्यादा बड़ी होती है। बिल्कुल। और ये फैसला हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। क्या? हम अक्सर सुनते हैं कि कानून अंधा होता है, लेकिन क्या इंसाफ करने के लिए उसे हमेशा अंधा ही होना चाहिए? या कभी-कभी उसे अपनी आंखें खोलकर यह भी देखना पड़ता है कि किसके हाथ साफ हैं और किसके हाथ खून से रंगे हैं? ये सोचने वाली बात है।